नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी हेडलाइन बनी। मोदी सरकार से पहले डिप्लोमेटिक खबर में हेडलाइन समझने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है सारी हेडलाइन सीधी समझ में आने लगी है। आज बिलावल भुट्टो के मुंह पर एस जयशंकर ने कह दिया कि बिलावल आतंक की इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं। भारत ने साफ कह दिया पाकिस्तान अपना वही पुरानी प्लेबुक लेकर गोवा में आया था। पाकिस्तान वही पुराना कश्मीर वाला राग अलापने आया था। चीन के साथ दोस्ती की वही पुरानी चीन पाकिस्तान कॉरिडोर वाली थ्योरी घुमाने आया था। भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फटकारते हुए कहा कि पीओके से लेकर सारा का सारा कश्मीर हमारा है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को उसके मुंह पर कह दिया गया है कि आतंकवाद का शिकार मुल्क आतंकवादियों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। यानी पाकिस्तान के साथ ना कोई बात हुई और ना होगी। बिलावल को आज गोवा में किस तरह डांट मिली और पाकिस्तान पहुंचते ही बिलावल को कैसी डांट पड़ने वाली है, इस रिपोर्ट से समझिए। न हाथ मिलाया न की ज्यादा बात, भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच दूर से ही नमस्कार। और इसके बाद बिलावल ने रख लिया अपने दिल पे हाथ। 3 सवाल जो हैं वो पाकिस्तान पर थे। पाकिस्तान वाले सवाल जो हैं मैं एक साथ लेना चाहूंगा। तो साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखें, वो तो कुछ भी कह सकते और उस देश का इतिहास ये कोई नई बात नहीं। तो आज जो कहते हैं ना, द पुराना प्लेबुक जो है, वो पुराना प्लेबुक एक बार और चल रहा था। लोकेशन अलग था, गोवा था, प्लेबुक वही था, पुराना था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा ऑन हुआ तो बिलावल के चेहरे पर, बिलावल की बातों में यह डर साफ साफ दिखा। मोदी को कसाई कहने वाले बिलावल अचानक से अमन, चैन और दोस्ती की बात क्यों करने लगे? असल में ये बिलावल भुट्टो में इंटरेस्ट कम और पाकिस्तान में इंटरेस्ट ज्यादा। भारत के अवाम कितना दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान में, भारत के अवाम और इनके मीडिया जो भी वो कहे, जो भी उनका पोजीशंस है, द हार्ट ऑफ हार्ट्स हम सब चाहते हैं, वो भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमन हो। जयशंकर को देखकर बिलावल इतने क्यों बिलबिलाए, क्यों घबराए, क्यों कंपकपाए? पाकिस्तान में यह तस्वीर देखकर पब्लिक क्या बोली, सड़कों पर क्यों निकली? ये सारे लुटेरे सारे लुटेरे सारे लुटेरे सारे जंग है, जंग है, आजादी है, हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तू कैसे लड़ेगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी। पाकिस्तान के कोने कोने में इस वक्त यही फोटो घूम रही है। जयशंकर के साथ एससीओ के सदस्य देशों के सारे विदेश मंत्री नमस्कार करते दिखे। बिलावल सावधान मुद्रा में क्यों दिखे? पाकिस्तानी ये देखकर इतने दंग क्यों हुए? आदमी की हैसियत एक पानी के बुलबुले जैसी है। ये तो बिलावल तो बच्चा ना, चूचा था। उसकी माँ जो है ना लीडर है, उसके नाना लीडर था ना। वो नुमाइंदगी के वो काबिल है बिलावल भुट्टो। जरदारी तो वो तो है ही बदमाश है। वो कहते हैं ना कि बिलावल के बारे में एक कहावत है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। ओ भाई यार। ग्रुप फोटो की बारी आई तो सबसे कोने में क्यों दिखे बिलावल? पाकिस्तान के विदेश मंत्री को था किस बात का डर? एससीओ की बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री इधर उधर क्यों देखने लगा? पाकिस्तान में इसका कैसा रिएक्शन हुआ? गुरुवार रात को एस जयशंकर के इनविटेशन पर डिनर टेबल पर क्या हुआ? बिलावल पैदल चलकर जयशंकर की तरफ पहुंचे तो दोनों के बीच क्या इंटरैक्शन हुआ? कितनी देर का हैंडशेक हुआ? दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? ये तो वो लोग हैं जो बोलते थे कि हम तो बाहर मुल्कों में भी बड़ी मुश्किल से इनसे आंखें मिलाते हैं, हमारी जूती तक हिंदुस्तान ना जाए, हमारे जूते हिंदुस्तान के जमीन पे ना पड़े। ये तो वो लोग हैं, भूल गए क्या वो बातें? बिलावल की गोवा विजिट में एक तरह से वही सारी चीजें रिपीट हुई जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री हर फॉरेन टूर पर करता है।
दूसरे देशों के डेलीगेशन से मिलो, वीडियो बनाओ, वीडियो वायरल कराओ, फिर आराम फरमाओ। इन सब के बीच भारत ने एससीओ के लिए पाकिस्तानी डेलीगेशन का वेलकम तो किया, लेकिन दूर से ही नमस्ते करके टरका दिया। इससे पहले भी डिनर टेबल पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री को ज्यादा भाव नहीं मिला। हैंडशेक तो हुआ, लेकिन 1-on-1 नहीं हुआ। कैसे दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान हैंडशेक हुआ और ओवरऑल अभी तक का एनवायरनमेंट क्या बता रहा है। अब हुआ कुछ यूं कि आमतौर पर जब ये होस्ट किया जाता है डिनर, तो तमाम जो वज़ीर खारजा हैं वो इकट्ठे ही वेन्यू पर मौजूद होते हैं। जो मेरी मालूमात है, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबसे आखिरी वज़ीर खारजा थे जो वेन्यू हॉल में दाखिल हुए। जब बिलावल भुट्टो वहाँ पे तशरीफ़ लाए, अब ये मैं आपको जो वहाँ पर एक पाकिस्तान के आला हुकाम मौजूद थे उनका जो आंखों देखा हाल है मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। तो तमाम जो वज़ीर खारजा थे जब वहाँ पर वो तशरीफ़ रखे हुए थे, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वेन्यू में एंटर हुए और तमाम जो वज़ीर खारजा हैं, तमाम ममालिक के, रूस के, चीन के और फिर जो भारत के वज़ीर खारजा हैं जयशंकर, वो अपनी नशिस्तों से खड़े हुए और उन्होंने फिर मुसाफा किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जयशंकर का मुसाफा हुआ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर जो बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके साथ भी मुसाफा किया। एससीओ की मीटिंग के दूसरे दिन एस जयशंकर ने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों से तो 1-to-1 किया, लेकिन बिलावल भुट्टो को टाटा बाय बाय कह दिया। और जब भारत के विदेश मंत्री ने ओपनिंग रिमार्क देने शुरू किए तो आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को लपेट लिया और बिलावल भुट्टो को संभलने का मौका तक नहीं दिया। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. आतंकवाद पर तो बिलावल ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसमें कूटनीतिक एंगल फिट करके परोस दिया। अपनी मां बेनजीर भुट्टो को याद किया, खुद को ही आतंकवाद का विक्टिम डिक्लेयर कर दिया। Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic points for it. When I speak on this topic, I do so not only as the Foreign Minister of Pakistan, whose people have suffered the most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. I feel the pain of this loss. लेकिन आतंकवाद पर बिलावल की कही बात पाकिस्तानियों को ही रास नहीं आई। पाकिस्तान से जुड़े मामलों के जानकार फरहान जाफरी ने ट्विटर पर लिखा कि वो बेटा जिसकी खुद की मां को उन्हीं जिहादियों ने मार डाला था जिनका उनकी सरकार भारत के खिलाफ समर्थन करती थी, भारत का दौरा करते समय आतंकवाद को हथियार बनाने के खिलाफ आगाह कर रहा है। आप दोनों ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, तारीखी विजिट है। मैं इस से इत्तेफाक नहीं करता। सच्ची बात तो ये है क्योंकि ये कोई हमारा दो तरफा दौरा नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे बिलावल साहब तो गए हुए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने। अब इसमें बायलैटरल ब्रेक है कि नहीं होता, ये एक अलग बात है और बायलैटरल ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं अराउंड दिस विजिट। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस वक्त हमसे एंगेज करना वो चाहता है। शुक्रवार को एक और दिलचस्प वाकया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। बिलावल आए, सामने पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी का माइक लगा, लेकिन इसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट था। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद बिलावल जब कैमरे पर आए तो वहां ना किसी विदेशी मीडिया को जाने की इजाजत थी, ना ही भारतीय मीडिया को। जिसने अंदर जाने की कोशिश की उसे बाहर ही रोक दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिलावल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर वाला टेप बजाना था, भारत को धमकाना था। यानी बिलावल जो काम एससीओ में अपनी स्पीच के दौरान नहीं कर पाए, उन्होंने वो काम चोरी छिपे पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच पहले से तय स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग किया।
हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैटीनेस को दिखाता है. इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. पाकिस्तान में बैठा इकोसिस्टम बस इसी मौके की तलाश में था. इधर बिलावल ने कश्मीर का राग अलापा, उधर इस्लामाबाद की ट्रोल आर्मी दनादन ट्वीट्स करने लगी और फिर पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का जवाब एक अफगानी ने दिया. इनको पता है कि न कश्मीर इनका था न इनका है, पाकिस्तान तक इनको बीक में मिला है. पर ये कश्मीर को लेके क्या बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी से? कश्मीर को लेके क्या ये हिंदुस्तान आना चाहते हैं? इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो इन्हीं के पीएम की तरह है, या नवाज शरीफ हो गया, टट्टू शरीफ हो गया, कटोरा खान हो गया, कि भाई उनसे बात कर लूंगा, थोड़ा इधर उधर बहला के ठहला के जो है वो मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा कि हाँ यार ये कश्मीर, ये टुकड़ी हमें मिल जाए, आप लोग पीछे. अरे कश्मीर पोक हिंदुस्तान का था और हिंदुस्तान लेगा. बिलावल के कश्मीर वाले घिसे पिटे डायलॉग के उलट पाकिस्तान की पब्लिक भी कुछ और ही कह रही है. वो तो ये कह रही है कि उसे कश्मीर नहीं चाहिए, आटा चाहिए, रोटी चाहिए. और ये टेप अब बिलावल के मोबाइल पर भी डिलीवर हो चुका है. पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा, पाकिस्तान की खवातीन से पूछूंगा कि क्या उन्हें आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए. 75 साल से जो हमें नारा लगता रहा, हम नारा सुनते रहे, क्या आज हमें उस नारे पर चलना है या हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है? आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए. आटा नहीं बांट रहे ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चके, ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं. एक रोटी आवाम के लिए इन्होंने मुश्किल करके रख दी हुई है. इससे बेहतर है कि ये हुक्मरान उतर जाए, ये हुकूमत खत्म हो जाए. मैं ये कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे. आज लाहौर में लोग गुर्बत से मार रहे हैं, आटे की लाइन में लग के मार रहे हैं. आज यहाँ के मजदूर से पूछा जाए कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, क्या कहेंगे? लोग सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई कम कर दें. आज अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी गरीब पाकिस्तानी से पूछूं लाहौर शहर के अंदर कि भाई आपको आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, क्या जवाब आएगा? हमें जो है ना वो सिर्फ आटा टाइम पे मिल जाए, हमारी आवाम जो है ना वो भूखी मर रही है. इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई. यही चीज है और बड़ी दुख वाली बात है. जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा. हमें नारा 75 साल से कश्मीर का सुनाया गया और आज हमें आटा नहीं मिल रहा, कश्मीर तो दूर की बात. असल में ये सब इनके खोखले नारे हैं जिनके पीछे ये छुप के जो है ना अपने मफादात और अपने मकासद के लिए काम करते हैं. जो आम आदमी की आवाज है, हम पार्टीज को वोट तो देते हैं लेकिन बाद में कभी हमें कोई कश्मीर का चूरन देता है, कभी मजहब का चूरन देता है, कभी हमें अमेरिका का दुश्मन बनाता है, कभी इंडिया का दुश्मन बनाता है. हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमें अपना पेट पालना है, अपने पाकिस्तान की हालत को बेहतर बनाना है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस एससीओ में पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन आता है, बिलावल चाइनीज विदेश मंत्री से गुफ्तगू करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं. वही चाइना पाकिस्तान को साइडलाइन करके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोटो जारी करता है. चाइनीज विदेश मंत्री जिस पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, चीन जो तस्वीर शेयर करता है उसमें भारत के विदेश मंत्री सेंटर में होते हैं. लेकिन बिलावल इसी बात से खुश हो जाते हैं कि चाइनीज विदेश मंत्री ने उनके साथ फोटो खिंचवा ली, साथ में पाकिस्तान आने का प्रॉमिस कर दिया. जो बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल तक जब वो खत्म हो जाएगा इजलास, तो वहां से वो चाइना के वजीर खारजा के साथ पाकिस्तान आएंगे वापस. यानी अलग अलग जाहिर है ऑफ कोर्स, लेकिन यानी दोनों की जो डेस्टिनेशन है वहां से वापसी की गोवा से, वो इस्लामाबाद है. जिस वक्त बिलावल गोवा में कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे थे, उस वक्त वो खुद अपने घर के भीतर अपनों से ही गाली खा रहे थे. मसलन इमरान खान की पार्टी के नेता शिरीन मजारी का ये ट्वीट देखिए. भारत के विदेश मंत्री ने सिर्फ नमस्ते से काम चलाया, बिलावल से हैंडशेक नहीं किया. पाकिस्तान में इस पर भी बवाल मच गया. पहले एक ने ट्वीट किया, फिर दूसरे ने उसे रीट्वीट कर डाला. सफाई देने के लिए गोवा में पहले खुद
बिलावल भुट्टो आए और फिर पाकिस्तान के पूर्व पीएम और नवाज शरीफ की पार्टी के नेता शाहिद अब्बासी को सामने आना पड़ा। किसी तरह पाकिस्तान की बेइज्जती को डिफेंड करना पड़ा। असल में ये बिलावल भुट्टो में इंटरेस्ट कम और पाकिस्तान में इंटरेस्ट ज्यादा। भारत के अवाम कितना दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान में, भारत के अवाम और इनकी मीडिया जो भी वो कहे, जो भी उनका पोजीशंस है, द हार्ट ऑफ हार्ट्स हम सब चाहते हैं, वो भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमन हो। वो बिलावल साहब इंडिया पहुंचे हुए हैं और इमरान खान साहब पे तो बड़ा ये जुमले कसते थे सब मिल के कि जी उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। आज हमें जाना पड़ गया ना सर वहाँ पे और जाके शरीक हो रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता किस मकसद के लिए गए हैं। शंघाई तमन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास है सर, जिसमें एससीओ की मीटिंग हो रही है ना। ये तो सर उसकी इनवाइट इंडिया से आई है सर। इनवाइट इंडिया से आई, मेजबान मुल्क है। मेजबान सब होते हैं, पाकिस्तान भी होगा मेजबान एक वक्त उसका जी। तो सब यहाँ आएंगे। हमारे तो क्रिकेट खेलने नहीं आते सर, आप हमारे वज़ीर ख़ारजा चले गए वहाँ पे। हम उनकी मिन्नतें करते रहे, 5 साल गया, टेलीफोन ही कर दो, उसने टेलीफोन भी नहीं किया। अच्छा, अब आप एक इदारे में आप ये फैसला करें कि ना जाएं, तो सर बतौर ना जाए तो आपको नुकसान होगा। एससीओ में आपको फिर क्या मैं सर किसी आम आदमी से पूछ नहीं रहा, मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पूछ रहा हूँ, फैसला दुरुस्त है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म से एससीओ के इजलास में फैसला दुरुस्त है, जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। पाकिस्तान शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो आपस में ही लड़ने मरने को आमादा रहता है। बिलावल के साथ पाकिस्तानी पत्रकारों का डेलीगेशन आता है तो पाकिस्तानी पत्रकारों को ही ट्रोल करने लगते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार गोवा के बीच वाली फोटो ट्वीट करते हैं तो उसी पर हाय तौबा मचाने लगते हैं। लड़ना और मरना पाकिस्तान का चरित्र ही नहीं है। तभी तो जिस दिन बिलावल एससीओ में बोलना शुरू करते हैं उसी दिन राजौरी में पाकिस्तानी आतंकवादी खून खराबा करते हैं, आतंक फैलाते हैं। यानी पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंक है। मगर इस बार भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी दिखा दी है और आतंकवाद पर उसका चरित्र भी पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. पहला सवाल peace is destiny, आप किन्होंने पूछा? आपने पूछा ना? See, whether peace is destiny or not, I do not know. Terrorism cannot be destiny. You know, a country which does terrorism cannot talk about peace in the same breath. कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बस आखिरी 60 घंटे बचे हैं। नरेंद्र मोदी नए अंदाज में वोटर से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सिर्फ कांग्रेस पर ही अटैक किया, उस अंदाज में अटैक किया जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। प्रधानमंत्री के तर्कश में मौजूद सारे बाण उन्होंने मैदान में छोड़ दिए। मोदी की पार्टी के वॉर रूम में कुछ लोग बता रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव जिस तैयारी के साथ लड़ा जा रहा है, मोदी की पार्टी ने इस अंदाज में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी का अपना आंकलन है कि 24 की चाबी भी बेंगलोर में आकर अटकी हुई है। अगर 13 मई 2023 को बीजेपी को 112 प्लस सीटें मिल गईं, तो 2024 में 300 प्लस सीटें पक्का आ जाएंगी। और ये आएंगी कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं? क्या प्रियंका के बारे में स्मृति ईरानी सही कहती हैं? मैंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अदा करते हुए। हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, शायद इसलिए राम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए? श्रीमती वाड्रा को।
क्या कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस स्वाहा हो जाएगी? क्या सच में बीजेपी के पास 75% वोट का फॉर्मूला है? बजरंग बली की, बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की, आंजनेय स्वामी की। मोदी ने जब से बजरंग बाण छोड़ा है, कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरी टीम मोदी खुलकर खेल रही है, पुराने टेप निकाल रही है। जो लाउड स्पीकर कांग्रेस ने ऑन किया था, बीजेपी उसे फुल वॉल्यूम पर चला रही है। पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष परेशान है। बीजेपी कह रही है जय हनुमान है। बजरंग बली की। 2 मई को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। चूक बस एक पेज से हो गई। पीएफआई और बजरंग दल को एक बता दिया, कह दिया सरकार बनी तो बजरंग दल बैन कर देगी। सवाल बजरंग बली के भक्तों का था। कांग्रेस भूल कर गई कि भक्त भगवान का रूप होता है। भक्त पर बैन मतलब भगवान से बैर। इसीलिए मोदी कह रहे हैं अब कांग्रेस की नहीं खैर। 2 मई के बाद जितने भी डायलॉग मोदी ने दिए, सब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए। कांग्रेस को बजरंग बली के नाम से डरा दिया और एक से बढ़कर एक डायलॉग सुना दिया। मसलन हनुमान जी को बंदी बनाने वालों की लंका स्वाहा हो गई। भगवान राम को ताले में बंद करने वालों का क्या हाल होगा? मोदी जहां जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कांग्रेस को मेरे बजरंग बली के जय कहने पर आपत्ति हो रही है। इसीलिए कर्नाटक में वो लोगों से कह रहे हैं वोट करने जाओ तो जय बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। मोदी बल्लारी पहुंचे थे, बहुत ज्यादा आक्रामक थे, कांग्रेस का पुर्जा खोल रहे थे। ये सब कुछ उनकी भाव भंगिमा से भी दिख रहा था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कही तो भाव भंगिमा ऐसी थी। आतंक पर कांग्रेस के रुख पर बोले तो मोदी ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। और जब बजरंग बली पर कांग्रेस को घेरा तो मोदी का अंदाज कुछ ऐसा था। पूरे भाषण में मोदी का एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन, एक एक तीर सब कांग्रेस की तरफ चला। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है।
कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी, लेकिन जिस तरह कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले, कौन सा झूठ गढ़े। सच तो यह है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा मोदी का बजरंग बाण तकलीफ दे रहा है। कांग्रेस के लिए ये कितना भारी पड़ रहा है उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पूरी कांग्रेस अब जय बजरंग बली बोल रही है। मैनिफेस्टो जब बना होगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे की आंख से भी गुजरा होगा, लेकिन मोदी को उन्होंने अंडरएस्टिमेट करने की भूल कर दी। अब वो बजरंग दल पर बैन को लेकर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं बजरंग बली और बजरंग दल को समान बताना गलत है। मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनाए, मेरा नारा जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। उधर डीके शिव कुमार कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो हर जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। वीरप्पा मोइली स्पष्ट कर चुके हैं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। बजरंग बली वाले दांव की काट कांग्रेस निकाल भी नहीं पाई है कि मोदी कांग्रेस के पुराने घाव को भी कुरेदने लगे हैं, जिसमें आतंक को लेकर कांग्रेस का रुख क्या रहा है उसका भी मोदी ने जिक्र किया। वैसे मोदी ने जिक्र तो नई पिक्चर केरला स्टोरी की, लेकिन कांग्रेस की पूरी फिल्म खराब कर दी। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी और राज्य सरकार से नाराजगी से बजरंग बली ही बेड़ा पार लगाएंगे। जितना कांग्रेस को धर्म विरोधी बताएंगे, जितनी ज्यादा बजरंग बली की पताका लहराएंगे, उतना कांग्रेस का वोट घटाएंगे। और ये मामला 10 तारीख तक ठंडा न पड़ जाए, इसलिए अब टीम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का नया एल्बम स्मृति ईरानी लेकर आई। स्मृति ईरानी ने यह हमला प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को लेकर किया, जिसमें प्रियंका गांधी कुछ लोगों के साथ दिख रही हैं। उनका हाथ वैसे ही है जैसे नमाज के वक्त किया जाता है। साथ ही जब प्रियंका ऐसे कर रही थीं, तो आयतें भी पढ़ी जा रही थीं। स्मृति ईरानी ने सैंपल प्रियंका का लिया और पूरी कांग्रेस के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिया। मैंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अदा करते हुए। और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष
अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए नाम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए? श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अदा करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। तो कह रहे हैं बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है, मुद्दों से ध्यान। देखिए, आप पहले कहते हैं कांग्रेस कह रही है मंदिर बनाएंगे, फिर जब मैं आपको स्पष्टीकरण दे रही हूं तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी कह रही है धर्म का। चित भी मेरी पट भी मेरी, पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस रण की भूमि पर कांग्रेस ने ये दुस्साहस किया है कि धर्म की जो रथ पर पताका जिसकी बजरंग बली की लगती है, उनका अपमान करें। तो अगर उन्होंने ये स्वरूप लिया है तो हम जानते हैं जीत तो धर्म की होती है और धर्म पे विश्वास करने वालों की होती है। स्मृति ईरानी जी की दिक्कत ये है कि उनका मुंह तभी खुलता है, वो गला तभी फाड़ती हैं जब गांधी परिवार के खिलाफ उनको विष उगलना रहता है। लेकिन कर्नाटक की जो हार की बौखलाहट के चलते वो ऐसी बेतुकी बातें कह रही हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मुद्दे से उनको भटकाने नहीं देंगे मुद्दा। स्मृति ईरानी जी को सिर्फ एक बात का जवाब देना है कि आपकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया कर्नाटक में, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, उसके चलते आपकी हार होने वाली है। ये आपकी हार, आगामी हार की बौखलाहट है। जमीन को लेकर पुरानी रंजिश, कैमरे पर खूनी खेल, जमकर लाठी डंडे चले, गोलियों की बौछार की गई और 6 लोगों की जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। जीते जागते लोग लाशों में तब्दील हो गए। आखिर मध्य प्रदेश के मुरैना की धरती कैसे खून से लाल हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। गौर से देखिए ये तस्वीरें, कैसे दिन दहाड़े खूनी खेल खेला गया। पहले लाठी डंडों से पिटाई, फिर तड़ातड़ गोलियां बरसाई गई। मुरैना में शुक्रवार को हुए गोलीकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड की तस्वीरें वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हम आपको इस हत्याकांड की पूरी तस्वीरें दिखाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताते हैं। इस वीडियो में बेखौफ हमलावर लोगों को लाठियों से पीटते दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हैं। तभी एक युवक बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है और एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू करता है। ये युवक तब तक नहीं रुकता जब तक सड़क पर लाशों का ढेर नहीं लग जाता और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकलते हैं। इस हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गांव के 2 परिवारों के बीच पिछले 10 साल से रंजिश चल रही है। इसके चलते शुक्रवार को एक परिवार ने दूसरे परिवार पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिहोनिया सहित आसपास के थानों से पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। घटना के बाद से लेपा गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए, इसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, इसमें 8 एक्यूज्ड हैं और उनको जो है आइडेंटिफाई करके और उनकी बहुत शीघ्रता से उनकी गिरफ्तारी जो है की जा रही है। इसमें कुछ एक सस्पेक्ट्स को राउंड अप भी किया गया है और हम लोग बहुत ही जल्दी इसमें सारे एक्यूज को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी गांव में क्या स्थिति है तो लोग बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर आसपास के इस सर्किल के सभी थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक, स्वयं कलेक्टर साहब, SDM, यहाँ पे प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला यहाँ पर सब है। यहाँ पर सुरक्षार्थ जो है वो फोर्स भी तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेपा गांव में धीर सिंह और गजेंद्र सिंह के परिवार के बीच विवाद चला रहा था। धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों की साल 2013 में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गजेंद्र सिंह के परिवार पर लगा था। मामला कोर्ट में चला। इसके बाद दोनों परिवारों में सामाजिक तौर पर समझौता हो गया था। समझौता होने के बाद गजेंद्र सिंह पक्ष के लोग गांव में रहने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज सुबह धीर सिंह पक्ष के लोगों ने गजेंद्र सिंह पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया और 6 लोगों को मौत के घाट उतारकर मौके से फरार हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।